आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फॉक्सक्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों पक्षों ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में फॉक्सक्यू के साथ भारतीय कंपनियों की साझेदारी करने के अवसरों पर चर्चा की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश गंतव्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियन सुपर को भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए किया आमंत्रित। हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग की कार्यकारी अध्यक्षा जीना राइनहार्ट ने भी आज सिडनी में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के मजबूत व्यापारिक संबंधों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जीना राइनहार्ट को खनन और खनिज क्षेत्र में टेक्नोलॉजी निवेश और कौशल में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री आज एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सिडनी। उत्साह और जोश से भरे ऐसे ही बहुत से लोग मेलबर्न से एक विशेष उड़ान द्वारा सिडनी के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज़ी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें तमाम अहम मसलों पर होगी विस्तार से बातचीत। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी भी प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साहित। उन्होंने कहा, मैं सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के वाइब्रेंट भारतीय समुदाय के साथ जश्न मनाने के लिए उत्सुक। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने सहित संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की बात कही। दी ऑस्ट्रेलियन के साथ विशेष बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी से सिडनी में मुलाकात के समय हमारे पास संबंधों को नए स्तर पर ले जाने का होगा मौका। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासियों के प्रभाव से द्विपक्षीय संबंधों को पोषण मिला, जो क्रिकेट की दीवानगी के साथ दोनों देशों के बीच सेतु का काम करती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, निवेश, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं आगे। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंचे प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री के समर्थन में लगाए मोदी मोदी के नारे। पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट मोरेस्बी में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC के स्कॉलर्स के साथ की बातचीत। ITEC भारतीय विदेश मंत्रालय का अग्रणी क्षमता निर्माण मंच। ITEC अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए सबसे पुरानी संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक। इस मंच ने नागरिक और रक्षा क्षेत्र दोनों में 160 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया। श्रीनगर में चल रही G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह के बैठक का आज दूसरा दिन। जम्मू कश्मीर समेत समूचे देश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना बैठक का उद्देश्य। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने श्रीनगर को भारत का प्राचीनतम और सुंदर शहर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत भर में पर्यटन को फिर प्रोत्साहन देना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह आयोजन जीर्णोद्वार और कायापलट का पल। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर ने अतीत में भारत के फिल्म उद्योग में अत्यधिक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैठक का आयोजन होना बड़ी उपलब्धि। इस अवसर पर G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, कश्मीर में फिल्म पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं। उन्होंने कहा, शांति, प्रगति और समृद्धि पर सरकार का फोकस। अभिनेता रामचरण ने श्रीनगर में चल रही G20 समिट में ऑस्कर अवार्ड पुरस्कृत नाटू नाटू गाने पर नृत्य किया। आपदा जोखिम कम करने के बारे में G20 कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से मुंबई में। अवसरों की पहचान और वित्त पोषण व्यवस्था बनाने की जांच के जरिए वंचित समुदायों पर आपदाओं के असर को कम करना आयोजन का मकसद। बैठक 20 से अधिक देशों के सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के विशेषज्ञों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लेकर आएगी। मुंबई में अगले 3 दिनों तक होने वाली
DRRWG बैठक में 4 तकनीकी सत्र और कुछ अन्य प्रमुख कार्यक्रम संचालित होंगे और ये G20 का एक सहयोगी निकाय है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना। इसके अलावा DRRWG के माध्यम से अवसंरचना जोखिम मूल्यांकन उपकरण और डेटा प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाने वाले अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी की जाएगी। साथ ही बेहतर निर्माण कार्य का जो दृष्टिकोण है उसे अपनाया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक आज से बेंगलुरु में होगी आयोजित। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के मुद्दों से जुड़े समाधानों के सिलसिले पर होगी चर्चा। 7 महीनों में करीब 17,000 समुद्री मील के अंतर महाद्वीप यात्रा पूरी करने के बाद INSV तारिणी की आज हो रही है स्वदेश वापसी। भारतीय नौसेना आज गोवा में आयोजित एक फ्लैग मेन समारोह में 2 महिला अधिकारियों समेत INSV तारिणी के 6 सदस्यीय चालक दल का करेगी स्वागत। फ्लैगन समारोह में समूचे अभियान में पूरे चालक दल लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर डिल्ला के धैर्य, साहस और अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन करेगा। लेफ्टिनेंट कमांडर डेल्ना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने गोवा से केप टाउन होते हुए रियो डी जेनेरियो और वहां से गोवा तक की वापसी की यात्रा की जिसमें 188 दिन का समय लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर एक कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। आपको बताएं इस प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने पर कर रही है काम। मौसम विभाग का देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में अगले 4 दिन में तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ने से बदलेगा मौसम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया स्विट्जरलैंड के जिनीवा में होने वाली 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक स्वस्थ विश्व के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया के साथ साथ टीबी के खिलाफ एकजुट लड़ाई विषय वस्तु पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रमों में अपना मुख्य भाषण देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले यानी आगामी 27 मई को सिकंदराबाद के परेड मैदान में योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित कई केंद्रीय मंत्री इस महोत्सव में शामिल होंगे। देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट को बदलवाने की प्रक्रिया आज से शुरू। लोग 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक बैंक के खातों में जमा भी करा सकते हैं और बदलवा भी। RBI गवर्नर ने कहा 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का सामान्य हिस्सा। RBI गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए लोगों के पास 4 महीने से अधिक का वक्त, ऐसे में बिना हड़बड़ी के आराम से बदलवाए नोट। RBI गवर्नर ने कहा कि वो 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ते हुए नहीं देख रहे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज मुंबई में डिजिटल इंडिया डायलॉग के सत्र में भाग लेंगे। डिजिटल इंडिया डायलॉग के सत्र में डिजिटल इंडिया कानून के सिद्धांतों पर चर्चा होगी। इस सत्र में देश के टेक्नोलॉजी क्षेत्र के हितधारकों, उद्योग जगत के पेशेवर कर्मियों और संगठनों के अलावा स्टार्टअप से जुड़े जो लोग हैं वो शामिल होंगे। बाहरी दिल्ली के पूट खुर्द इलाके में प्लास्टिक कचरे से गोदाम में देर रात आग लगी। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर। फिलहाल आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग्स की खेप गिराने के लिए घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को BSF के जवानों ने मार गिराया। सोमवार की रात पाकिस्तानी तस्करों की ओर से अमृतसर सेक्टर के गांव भेनी राजपूता में ड्रोन भेजकर हेरोइन तस्करी का किया गया था प्रयास। BSF के जवानों को जांच के दौरान 2 पैकेट हेरोइन बरामद हुए। हेरोइन का वजन तकरीबन 2 किलो से ऊपर। हेरोइन के पैकेट के साथ साथ एक छोटी टॉर्च ऑन कर बांधी गई थी ताकि तस्कर हेरोइन की खेप आसानी से ढूंढ सके। पंजाब की सीमा पर 19 मई के बाद से ये 5वां ड्रोन है जिसे BSF के जवानों ने मार गिराया। भारत 23 से 26 मई 2023 को नई दिल्ली में ISO
कोपोल्को की वार्षिक पूर्ण बैठक के 44वें संस्करण की करेगा मेजबानी। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री करेंगे। 4 दिन के सम्मेलन में सरकारी अधिकारी, व्यापार जगत के विशेषज्ञ, संबंधित मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल होंगे शामिल। सम्मेलन के दौरान कार्यशालाओं का भी प्रबंध किया जाएगा और विश्व के आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और उच्च कोटि के विद्वान भी होंगे शामिल। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जो भी ऑनलाइन खुदरा विक्रेता सरकार के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए गंभीर प्रतिबद्धता दिखानी होगी। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि जब कोई मंच ओएनडीसी पर आता है तो उनकी भावना ये होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलना है। नेटवर्क से लाभ लेने के साथ उसे नेटवर्क की प्रगति में भी योगदान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में सड़क नेटवर्क की मजबूती को देते हुए हनुमानगढ़ में 2050 करोड़ रुपए की लागत से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और सेतु बंधन योजना के तहत 7 रेलवे क्रॉसिंग पुलों का लोकार्पण किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बन रहे अमृतसर बठिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के प्रथम चरण का मुआयना किया। 22,500 करोड़ रुपए की निवेश से अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाला 917 किलोमीटर लंबाई का ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर उत्तरी और मध्य भारत के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करेगा काम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केरल में केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ियों के लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। ये बात राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार के फोकस को दर्शाती है। तिरुवनंतपुरम में आयोजित भारतीय मजदूर संघ की केरल इकाई द्वारा राज्य स्तर महिला श्रमिक सम्मेलन के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य को आंगनबाड़ियों में उन्नत तकनीकों को लागू करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा। टीसीएस की आय में जोरदार इजाफे से वित्त वर्ष 2023 में टाटा ग्रुप की लिस्टेड फर्म्स की कुल आय 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची। ग्रुप ने कारनामा किया पहली बार। वो फर्स्ट के सोमवार का दिन राहत भरा। कंपनी को एयरक्राफ्ट पर किराए पर देने वाली कंपनियों को एनसीएलटी ने दिवाला प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन एनसीएलटी ने इस मामले में गो फर्स्ट को जो राहत मिली थी उसे बरकरार रखा। लॉजिस्टिक समाधान प्रदाता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 में 304 करोड़ का लाभ कमाया, जो कि पिछले अवधि की अगर बात की उसकी तुलना में 13% अधिक है। मेटा प्लेटफॉर्म इंक पर यूरोपियन यूनियन की गोपनीयता नियामकों ने $1 बिलियन से ज्यादा का जुर्माना लगाया। जुर्माना अन्य देशों के फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर्स के डेटा को अमेरिका भेजने पर लगाया गया। दरअसल ये पूरा मामला यूरोपियन देशों से जुड़ा हुआ है। नियामक को इस बात का डर है कि यदि किसी देश के यूजर्स का डाटा अमेरिका पहुंचता है तो वो खुफिया एजेंसी तक भी पहुंच सकता है। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज अब 15 मिनट तक एडिट हो सकेंगे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया इसका ऐलान। ये फीचर यूजर्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया। अगले कुछ हफ्तों में यूजर्स को ये फीचर मिलेगा। क्रूड ऑयल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ी। ब्रेंट क्रूड ऑयल इस वक्त $75 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। संघर्षरत सूडान की सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच 7 दिन का संघर्ष विराम लागू। दोनों पक्षों ने अपनी सेना को नए क्षेत्रों पर कब्जा करने से रोकने और सहायता समूह और श्रमिकों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में बाधा न डालने का किया वायदा। सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने नागरिक संपत्तियों, बिजली, ईंधन जैसे प्रतिष्ठित जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं उन्हें जब्त न करने पर सहमति जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के जनरल अल बुरहान के साथ लड़ाई को रोकने और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के प्रयासों में तेजी आने के बाद संघर्ष विराम लागू करने पर हुआ समझौता। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि सऊदी प्रिंस से मुलाकात के दौरान यूक्रेन में शांति स्थापित करने के बारे में बात हुई। कैदियों को रिहा करने की जो भूमिका सऊदी अरब की रही है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। शुक्रवार को एक शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच मुलाकात हुई। गौरतलब है कि साउथ के जो प्रिंस हैं उनके प्रयासों द्वारा यूक्रेन में रूस द्वारा पकड़े गए 5 ब्रिटेन, 2 अमेरिकी सहित 10 विदेशियों को रिहा करना संभव हो पाया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निकट संबंधों के कारण यह संभव हो पाया। रिहा किए गए
कैदियों में क्रोएशियाई, एक मोरक्कन, एक स्वीडिश नागरिक शामिल। दक्षिण अमेरिकी देश गुआना में लड़कियों को एक बोर्डिंग स्कूल में छात्रावास में रविवार रात आग लगने से कम 19 बच्चों की मौत हुई। राजधानी जॉर्जटाउन में लगभग 200 मील दूर मेहदिया में सेकेंडरी स्कूल में हुए इस आग हादसे ने देश को हिला दिया। इस हादसे में 9 अन्य लोग घायल हुए। एक पीड़ित को बचाया गया लेकिन वे वेंटिलेटर पर है, उसकी हालत गंभीर। मरने वालों में 18 लड़कियां और एक बच्चा शामिल जो केयर टेकर का बेटा था। गुयाना सरकार ने स्थानीय लोगों की सहायता के लिए चिकित्सा जुड़े हुए कर्मियों, उपकरणों और विमानों के साथ पूर्ण पैमाने पर चिकित्सा आपातकालीन कार्य योजना तैयार की। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को विमान से कुछ ही घंटों में जॉर्जटाउन पहुंचाया गया। पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ने अंदेशा जताया कि आज उन्हें इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान ने स्पष्ट किया कि बावजूद इसके वो 23 मई को अल कादिर ट्रस्ट केस की जांच के लिए शामिल होने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। थाईलैंड में सरकार गठन की प्रक्रिया में आई तेजी। प्रगतिशील मूव फॉरवर्ड पार्टी के अगुवाई में बने गठबंधन को एक नया संविधान का मसौदा तैयार करने, एक अधिकार समाप्त करने और समान सेक्स विवाह की अनुमति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन थाईलैंड में समझौते में विभाजनकारी शाही अपमान कानून का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मूव फॉरवर्ड के नेता ने कहा कि समझौता साझा मूल्य, समानताओं और साझा एजेंडे और उत्तरदायित्व को देखते हुए किया गया। समझौते पर हस्ताक्षर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के खिलाफ सैन्य तख्तापलट की 9वीं वर्षगांठ पर हुआ। तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंचते हुए तीनों उम्मीदवारों के बीच हुई कई टक्कर के बाद तीसरे स्थान पर रहे सिनान नोगन ने राष्ट्रपति एर्दोगान का समर्थन कर कमाल क्लिचदारोग्लू की चुनौती को और बढ़ा दिया। कट्टर राष्ट्रवादी के तौर पर मशहूर सिनान ने 14 मई को हुए चुनाव में हालांकि 5% से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल किया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक उनकी भूमिका को किंग मेकर के तौर पर देखते हैं। तुर्की में दूसरे दौर का चुनाव 28 मई को। डेट सीलिंग को लेकर अमेरिका में समझौते को लेकर गतिरोध बरकरार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैककार्थी के बीच वार्ता बिना समझौते के समाप्त। अगर ये समझौता नहीं हो पाता है तो सरकार द्वारा अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में विफलता के वजह से वैश्विक वित्तीय स्तर पर अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के पास समझौते पर पहुंचने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। देश के बिलों का भुगतान जारी रखने के लिए उधार सीमा को 1 जून तक बढ़ाना जरूरी, जो इस समय 31,000 अरब अमेरिकी डॉलर है। रिपब्लिकन खर्च में भारी कटौती की मांग कर रहे हैं जबकि डेमोक्रेट्स कर रहे हैं विरोध। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कबड्डी प्रतियोगिताओं की शुरुआत होने जा रही है। महिला एवं पुरुष कबड्डी के लीग मैचों का आयोजन आज शाम नोएडा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें ले रही हैं हिस्सा। आज पहला मैच एचपी यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी के बीच। कबड्डी प्रतियोगिता के लीग मैच 25 मई तक खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 26 मई को होना है जबकि फाइनल मुकाबला 27 मई को। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पुरुषों के जैवलिन थ्रो में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलीट बने। इससे पहले देश का कोई एथलीट आज तक नंबर 1 के पायदान पर नहीं पहुंचा। भारत के समीर वर्मा ने स्लोवेनिया ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम कर लिया। समीर ने प्रतियोगिता के एकल वर्ग के फाइनल में चीनी ताइपे के सुलियांग को सीधे सेट्स में 21-18, 21-14 से किया पराजित। वहीं मिश्रित युगल के फाइनल में रोहन कपूर और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी को फाइनल में डेनमार्क के जेस्पर टॉफ्ट और क्लारा ग्रेवेसन के हाथों 12-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। शरद कमल और जी साथियान की जोड़ी ने विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष युगल के अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शरद साथियान की भारतीय जोड़ी ने हंगरी के बेंस माजोरोस और डेनमार्क के एंडर्स लिंथ को किया पराजित। वहीं मिश्रित युगल में जी साथियान और मनिका बत्रा की जोड़ी ने प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। साथियान ने मनिका के साथ मिलकर ब्राजील के एरिक चोटी और लुका कुमारा को हराया। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल मुकाबले में शरद कमल को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कोरिया के ली सांगसू ने 11-4, 13-11, 11-18, 12-10 से पराजित किया।
विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला एकल स्पर्धा में श्रीजा आकुला हारकर हुई बाहर। उन्होंने जर्मनी की युइंग हान ने 11-2, 11-4, 11-2, 11-4 से हराया। रियल मैड्रिड के विनिसियस जूनियर ने ला लीगा और स्पेन पर नस्लभेद के आरोप लगाए। रियल मैड्रिड और वेलेंसिया के बीच खेले गए मैच के दौरान विनिसियस जूनियर के खिलाफ दर्शकों ने नस्लभेदी टिप्पणी की। फ्रांस में चल रहे क्षेत्र में कान फेस्टिवल का 7वां दिन भी काफी गहमागहमी भरा रहा। भारतीय फिल्म पवेलियन द आई फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकार सत्र का विशेष आकर्षण रहे। इस दौरान भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा हुई। असम में फिल्म निर्माण को लेकर एक सत्र आयोजित किया गया। असम फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने इस पर विशेष जोर दिया। असम की एक प्राकृतिक खूबसूरती अभी तक पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आई। वहीं हिंदी फिल्मों में उर्दू शायरी और उसमें महिलाओं के वर्णन को लेकर भी खासी चर्चा हुई। फिल्म लेखिका हुमा खलील ने कहा, फिल्मों को लेकर हम अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। खासतौर पर महिलाओं के मजबूत और आत्मविश्वासी पक्ष को फिल्मों में दिखाना चाहिए। फिल्म निर्माता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की फिल्मों को पहचान मिल रही है और डिजिटल युग से इसका लाभ फिल्म इंडस्ट्री को मिला। 16 मई से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 27 मई तक चलेगा और इसका हर दिन दुनिया भर के फिल्म जगत से जुड़े जो लोग हैं उन्हें एक मंच पर लाकर बेहतर समाधान और प्रोत्साहन देता है। रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरी सुदीप्तो सेन की निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी की तारीफ करते हुए फिल्म निर्देशक राम गोपाल ने बॉलीवुड की आलोचना की। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को कोरियन रीमेक में बनाया जाएगा। साउथ के अलावा हिंदी में बनी दृश्यम सीक्वल को अच्छा मिला रिस्पांस। फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर किया था जबरदस्त कलेक्शन। दक्षिण भारतीय स्टार थलापति विजय ने अपनी आने वाली फिल्म थलापति 68 का ऐलान करते हुए फिल्म का टीजर